हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, यूट्यूब चैनल आर्सलान विद देविका से। तो आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। और इससे पहले मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के लेक्चर करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने कंप्लीट किया था हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, एमसीक्यू ऑफ हिस्ट्री इंश्योरेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो लेक्चर और हैं जो इंश्योरेंस अवेयरनेस के हैं। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज़ हो गया, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस हो गया। तो वो सब अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इस लेक्चर को करने का कोई यूज़ है ही नहीं। टोटली आपका टाइम ऑफ वेस्ट है। तो आप पहले वो वीडियोस जाके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कवर किए हैं कि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कितने होते हैं, कितना मतलब, और किस किस इंश्योरेंस का क्या क्या मीनिंग होता है, किस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग होता है। तो यही सब मैंने कवर किया है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ इंश्योरेंस का, हिस्ट्री क्या है, एरा क्या है, इंश्योरेंस के डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को आगे शेयर कर सकते हो। आप इन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आगे जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे, देन इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। और ये आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। तो अब हम देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। हमारा कोई भी इंश्योरेंस जो होता है ना, वो विदाउट प्रिंसिपल के पूरा नहीं होता। जब तक उसमें प्रिंसिपल्स नहीं होंगे इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं होता। इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 7 टाइप्स के। 7 टाइप्स के पहले हम इनके सबके नाम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑट एटमोस्ट गुड फैक्ट, पहला प्रिंसिपल ये है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इन सब के मीनिंग्स और डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको समझाऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रोक्सीमा। तो ये 7 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैंने लिखे हैं आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। आपको इनके नाम याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्या कहलाता है। बाकी सीक्वेंस इतना मैटर नहीं करता है इसका। ठीक है। विदाउट प्रिंसिपल कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती और ना ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो चलो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम ये पीपीटी रीड करेंगे, देन मैं आपको समझाऊंगी। ए पर्सन can enter into a valid contract of insurance only if he has an insurable interest in the object or in the life of insured person. ठीक है। A person is said to have an insurable interest in the property if he is financially benefited by its existence and is suffering a loss by non-existence. तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। तो आपको सिर्फ इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हम उन्हीं का बीमा उन्हीं का बीमा ले सकते हैं जो हमसे कनेक्टेड है। इसमें इसी कह रहा है कि ए पर्सन कैन एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, इंश्योरेंस लेता है, ओनली इफ़ ही हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब जैसे कि वो उसी चीज़ का इंश्योरेंस लेगा जो उससे कनेक्टेड है। जैसे आपकी फैमिली आपसे कनेक्टेड है तो आप अपनी फैमिली का इंश्योरेंस ले सकते हो। आपकी कार आपसे कनेक्टेड है, आपका प्रॉफिट आपसे कनेक्टेड है, मतलब जिसका लॉस और प्रॉफिट डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है ना, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इंश्योरेंस ले रहे हो लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड के लिए ले रहे हो या अपने अपने
किसी अदर थर्ड पार्टी के लिए ले रहे हो जो आपसे कनेक्टेड है ही नहीं। वैसे तो वो आपसे कनेक्टेड है लेकिन आपके फैमिली में तो नहीं आता ना। आप इंश्योरेंस किसके लिए लेते हो? अपनी फैमिली के लिए लेते हो, अपनी कार के लिए लेते हो, और अपने आपका जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए लेते हो। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी फैमिली, आपकी कार, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो, इसको देखने से पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट में कौन कौन आता है। अगर इन लाइफ इंश्योरेंस से तो कौन कौन आएगा? अगर आप किसी का लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो हस्बैंड और वाइफ आएंगे, फादर और सन आएंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आएंगे। ठीक है, अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो ऑनर आएगा प्रॉपर्टी का, जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसका ऑनर, क्योंकि अगर आग लगती है तो लॉस और प्रॉफिट तो ऑनर का ही होगा ना। पार्टनर्स इन प्रॉपर्टी फर्म, कोई प्रॉपर्टी फर्म है उसमें कोई पार्टनर्स है, उसमें भी लॉस इन, अगर आग लग जाती है तो लॉस इन दोनों का ही होगा, दोनों पार्टनर्स का होगा। तो ये हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इन मैरिन इंश्योरेंस, और अगर पानी का इंश्योरेंस लेते हो आप, समुद्री इंश्योरेंस, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है। ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। जैसे मैरिन इंश्योरेंस में ऑनर इन हिज प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ शिप, शिप का ऑनर, द शिप फ्रेट टू बी रिसीव, और यहाँ पे मतलब माल रिसीव किया जाता है उसका ऑनर ही। ये होते हैं सब इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, मूव ऑन करते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब ये क्या होता है? ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंश्योरेंस बेस्ड ऑन गुड फेथ। जब भी हम कभी इंश्योरेंस करवाते हैं ना तो ये एक विश्वास पर टिका होता है कि हम कंपनी पे विश्वास करते हैं, कंपनी हम पर विश्वास करती है। ठीक है, बाय गुड फेथ वी मीन अब्सेंस ऑफ फ्रॉड और डिसाइड ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करके ही एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व गुड फेथ। दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? गुड फेथ रिक्वायर्ड है। एंड शुड डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट टू नोन देम, और हर फैक्ट दोनों पार्टियों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब भी कभी इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को हम पूरी डिटेल देते हैं, लाइक हमें क्या बीमारी है और कितने टाइम से बीमारी है, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और कंपनी भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका इतने साल का प्रीमियम जाएगा, इतने साल का इंश्योरेंस होगा, इतने साल का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मतलब ये दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी को एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, और इन्फॉर्मेशन सच होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। अगर ये रूल वायलेट होता है ना, तो ये रूल वायलेट होता है तो कंपनी आपको क्लेम या बेनिफिट नहीं देगी। ठीक है, अगर कंपनी को पता चल जाता है, सपोज एक पेशेंट है, एक पर्सन है, उसने इंश्योरेंस ले लिया, उसको कोई बीमारी थी, जैसे लाइक मान लो कोई बड़ी बीमारी थी या कुछ भी था, वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता और ऑन द डेट टाइम ये प्रूव हो जाता है कि इसने झूठ बोल के इंश्योरेंस लिया है, तो कंपनी क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी और इस पर कोई केस वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मैं दिखाती हूँ सेकंड स्लाइड में कि ऑटमोस्ट गुड फेथ में क्या क्या मेंशन किया जाता है, क्या क्या बताया जाता है। देखो, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ये सब बताओगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताओगे, एज, हाइट, वेट, ये सब इंफॉर्मेशन आप बताओगे कंपनी को। और अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन क्या है, बिल्डिंग कहाँ पर सिचुएटेड है, कितना गुड्स मटेरियल है, ये सब बताओगे। और अगर आप मरीन इंश्योरेंस ले रहे हो तो नेम ऑफ शिपर क्लाइंट, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, कितना गुड्स उसमें शिप में है और कितना उसका इंश्योरेंस आप ले रहे हो, मेथड ऑफ एंड टाइप ऑफ पैकेजिंग और कैसी पैकेजिंग होती है, ये सब इंफॉर्मेशन आप दोगे। तो मतलब ये वाला प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट प्रिंसिपल, ये डिपेंड करता है म्यूचुअल ट्रस्ट पर। मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट पर बिलीव होना चाहिए कि क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है या हम इंश्योरेंस कंपनी को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी होता है, इंडेमिनिटी का पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। इट्स मीन टू मेक गुड द लॉस एंड नथिंग मोर देन एक्चुअल लॉस। जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ है ना, मतलब आपका एक्चुअल लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करना। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट
लाइफ इंश्योरेंस, इसमें लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सभी इंश्योरेंस किस में आते हैं, इंडेमनिटी में आते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से इंडेमनिटी में कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं, तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस में था। लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी का में नहीं आता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड एक्चुअल लॉस इज इंडेमनिफाइड ऑन द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट। अब मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये वाला जो इंश्योरेंस होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का, जो प्रिंसिपल होता है इंडेमिनिटी का, वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ एक एश्योरेंस होता है। जो हमारी सिचुएशन थी उसी सिचुएशन में वापस आने के लिए ये होता है। मान लो हमारा 4 लाख का गुड चल गया, हमारे आग लग गई और 4 लाख का हमारा लॉस हो गया, तो जो कंपनी होगी ना हमारा 4 लाख का लॉस रिकवर करेगी हमारे इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमारी पहले सिचुएशन थी, हमारे पास 4 लाख का गुड था और हमारा 4 लाख का लॉस हो गया, उस लॉस को हमारी पुरानी सिचुएशन में वापस लाएगी। तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये होता है कि जो हमारी सिचुएशन पहले थी उसी सिचुएशन में हमें वापस लाने के लिए होता है, ठीक है। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स गेट ए फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹1,00,000। मिस्टर इंश्योरेंस एक फायर इंश्योरेंस लेता है 1 लाख रुपए का। द गुड लाइंग इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस, जो कि गुड फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। ही सफर ए लॉस ऑफ ₹1,50,000। उसका कितने का लॉस हो जाता है, 1,50,000 का। द इंश्योरेंस कंपनी विल आइडेंटिफाई टू मिस्टर एक्स अप टू ₹1,00,000। अगर इंश्योरेंस 1 लाख का है, ठीक है, लेकिन उसका लॉस हो गया 1.50 लाख का, ठीक है, उससे इतना उसका लॉस हो गया, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में और इस केस में उसका लॉस मतलब 1 लाख का इंश्योरेंस था और 1.5 लाख का वो सफ़र कर रहा है। सपोज देखो एग्जांपल मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। उसने क्या किया था, उसने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया, 1.5 लाख का वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, सफ़र कर रहा है लॉस, लेकिन कंपनी ने इंश्योर किया था कि वो उसको सिर्फ लॉस के टाइम पे 80,000 रुपीज़ देगी, ठीक है। तो जो अमाउंट होगा ना वो 80,000 रुपीज़ मिलेगा, वो 1 लाख या 1,50,000 नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस 1 लाख का था, कंपनी ने बोला कि 80,000 रुपये पे करेगी आपको, और लेकिन लॉस हो गया 1.5 लाख का, तो यहाँ कंपनी 1.5 लाख या 1 लाख ना दे के 80,000 ही देगी, क्योंकि इतना कंपनी ने वापस किया था उसकी सिचुएशन में उसको वापस लाने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये पीडीएफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये आप मैनेज कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन principle has been identified as the doctrine of right substitution। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ राइट सब्स्टिट्यूशन। ये भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, तो इसे हम राइट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। विच मीन दैट द इंश्योरर स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर सेटलिंग द क्लेम और आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस। इसे मैं आपको समझाती हूँ। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अफेक्टेड प्रॉपर्टी पासिस ऑन द इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योर्ड। देखो इसकी डेफिनेशंस पर अगर आप जाओगे तो बहुत टफ लगेंगी, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। सब्रोगेशन का मीनिंग होता है अगर कंपनी ने आपका लॉस अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है, तो उस पर आपकी असेट्स पे किसका राइट होगा, राइट ऑफ ओनरशिप बन जाएगा कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि उसने आपको आपका लॉस अमाउंट पे कर दिया है। इसका एग्जांपल जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपकी एक कार है, ठीक है, एक कार है आपकी, वो कार आपकी चोरी हो गई, ठीक है, और वो कार आपकी नहीं मिली। कंपनी ने आपका इंश्योरेंस था 4 लाख रुपए, कार का 4 लाख रुपए इंश्योरेंस था, कंपनी ने आपको 4 लाख रुपए पे कर दिए कार के, ठीक है, और कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद आपकी कार मिल जाती है, तो अब आपकी जो कार है ना, उस पर जो कार पे जो राइट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 4 लाख रुपए की वैल्यू ले चुके हो ना जो आपने इंश्योरेंस दिया था। तो इसका मतलब यह है कि ये नहीं हुआ कि आज आपकी कार चोरी हुई है, आपको इंश्योरेंस का अमाउंट भी मिल गया, रिसीव हो गया, उसके बाद आपकी कार मिल जाती है, तो उसके बाद आपको कार भी मिल जाएगी, आपको कार नहीं मिलेगी। ऑलरेडी यू हैव टेकन 4 लाख रुपीज़ एज ए कंपनसेशन। तो आपकी कार पे किसका ओनरशिप हो गया, किसका राइट हो गया, वो हो गया कंपनी का। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसमें मैंने एक एग्जांपल और है,
एक पर्सन है, उसने क्लेम लिया हुआ है मशीनरी का 1.5 लाख रुपए का। आफ्टर सम टाइम प्लांट इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके प्लांट में आग लग जाती है, कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो एक्स क्लेम द लॉस फ्रॉम इंश्योरर, वो क्या करता है, एक्स क्लेम करता है। नाउ द इंश्योरर गेट द राइट ओवर द डिस्ट्रॉय प्लांट, तो कंपनी क्या करती है, उसे उसका अमाउंट पे कर देती है। और अब आप सोचोगे कि ये हमारा प्लांट तो जल गया और इसमें कुछ जला हुआ का कुछ कुछ पार्ट बच गया है, तो वो भी हमारा होगा, उसे हम कबाड़े में बेच के पैसे ले लेंगे, तो ये गलत होगा, क्योंकि कंपनी तो आपको पूरा पे कर चुकी है ना। तो जो भी होगा, चाहे जला हुआ हो चाहे जो बचा हुआ हो, जितना भी वो, उस पर ओनरशिप राइट किसका आ जाएगा, उस पर ओनरशिप राइट आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। समटाइम ए पर्सन गेट ए सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर, कई बार क्या होता है कि एक पर्सन एक कंपनी से ज़्यादा इंश्योरेंस ले लेता है, मतलब एक कंपनी से ना लेके 2-3 कंपनी से ले लेता है, जिसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। वेयर वाई in the event of damage he cannot claim anything more than the total loss from all insured together, ठीक है। in such case the total loss suffered by the insured is contributed by different insurer in the ratio of the value of policy issued by them for the same subject matter। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में क्लियर करती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जाम में डेफिनेशंस मेंशन करनी है, डेफिनेशंस लिखनी है, तो मैं आपको इजी वे लैंग्वेज में समझा देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने एक से ज़्यादा कंपनी से बीमा ले लिया, और मेरा एक घर है ना, ये जैसे मेरा ये घर है, ये मेरा घर है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने घर का इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन मैंने अपने घर का इंश्योरेंस एक से नहीं 4 कंपनी से लिया है, ठीक है। 4 कंपनी से मैंने इंश्योरेंस ले लिया, और अलग अलग, और इसका इंश्योरेंस मैंने 4-4 लाख का सबसे ले लिया। तो 4-4 लाख का सबसे ले लिया, कितने का हुआ, 4 चौक 16 लाख हो गए। मैंने टोटल 16 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, और सबसे 4-4 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। अब क्या होता है कि अब जब मेरे घर में किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई, या मेरे घर में आग लग गई, या कुछ भी हो गया, तो उसमें मेरा 4 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। तो सभी जो ये चारों कंपनी थी, कंपनी A1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, ये मुझे 4-4 लाख रुपए पे नहीं करेंगी अलग अलग, ये मुझे टोटल 4 लाख रुपए पे करेंगी, और मिल के कंट्रीब्यूट करेंगी, और उस रेशो में प्रीमियम उस रेशो में देंगी जिस रेशो में मैंने प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने 4-4 लाख का 4 कंपनियों से इंश्योरेंस ले लिया, टोटल हो गया 16 लाख, लेकिन मेरा जो लॉस हुआ वो हुआ 4 लाख का। तो ये चारों कंपनी ABCD चारों कंपनी मिलके कंट्रीब्यूट करके मुझे मेरा क्लेम अमाउंट 4 लाख रुपए दे देंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि 4 लाख का लॉस हुआ है तो 4 लाख A देगी, 4 लाख B देगी, 4 लाख C देगी, 4 लाख D देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चारों आपस में बात करके, और जिस रेशो में मैंने प्रीमियम दिया है उसके अकॉर्डिंग वो मेरा पूरा लॉस कवर करेंगी, लेकिन मिल कर करेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। देखो, प्रिंसिपल, ये वर्ड आया है, द टर्म प्रॉक्सिमेट कॉज इन लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है नियरेस्ट और इमीडिएट कॉज, ठीक है। इन केस लॉस इज अकर ड्यू टू मोर देन वन कॉज, देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द नियरेस्ट और द डायरेक्ट कॉज टू लॉस टू बी कंसिडर्ड एज द एक्चुअल कॉज ऑफ द लॉस, नॉट द रिमोट कॉज। पढ़ने में बहुत टफ लग रहा होगा ना, लेकिन इतना टफ नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। इसका एग्जांपल, एन इंश्योर्ड सफर्ड इंजरीज इन एन एक्सीडेंट वाज एडमिट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उसको इंजरीज आई थी, ठीक है। वाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ही कॉन्टेक्टेड इन्फेक्टियस डिसीज विच कॉज हिज डेथ, और उसी टाइम उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया जो उसकी डेथ का रीजन बन गया। द कोड हेल्ड दैट द प्रॉक्सिमेट कॉज द डेथ वाज द डिसीज, ठीक है। और कोड क्या कहता है कि जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो डिसीज़ है, ठीक है, डिसीज़ की वजह से उसकी डेथ हुई है, एंड ओरिजिनल कॉज डेथ वाज मेरली रिमोट कॉज। और जो एज सच
द क्लेम इज़ नॉट पेबल अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलेगा। सपोज जैसे एक पर्सन है, मैं इसका दूसरा एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है, वो घुड़सवारी कर रहा था, ठीक है, घुड़सवारी कर रहा था, घुड़सवारी करते करते वो गिर गया, उसको इंजरी आ गई, इंजरी आई, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इंजरी आई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, इंजरी का ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के टाइम उसको हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया। तो उसकी डेथ किस वजह से हुई? हार्ट अटैक की वजह से, ना कि एक्सीडेंट की वजह से। तो इस केस में कंपनी उसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर नहीं देगी, क्योंकि एक्सीडेंट से उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी डेथ तो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ठीक है। ये होता है प्रॉक्सिमेट कोज, नियर कोज, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिनिमाइज और डिक्रीज दिस सेवरिटी ऑफ लॉस। मैं आपको समझा देती हूँ। प्रिंसिपल, मान लो कि आपकी एक कार है, ठीक है, और आप उस कार में कहीं जा रहे हो और आपके बोनट में थोड़ी सी आग लग गई, कार के बोनट में आग लग गई, लेकिन वो आग आप बुझा सकते हो, ठीक है, आग बुझाकर आप अपना लॉस कम कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करा, आपने वो आग बुझाई नहीं, उसे और जलने दिया, तो मतलब आप अपना लॉस खुद बढ़ा रहे हो। आपको ये लगेगा कि चलो मेरे मेरे बोनट में थोड़ी बहुत स्पार्किंग हुई है, तो इसको क्यों ना मैं आग में बदल दूँ, कार में ही आग लगा दूँ, और आपकी कार में आपकी गलती की वजह से आग लग गई। तो उस टाइम पे ये क्या होता है, वैन एवर द लॉस अकर्ड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर, ये ड्यूटी होती है कि वो रीजनेबल स्टेप ले लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने वो आग नहीं बुझाई, है ना, आपने वो आग नहीं बुझाई और उससे आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जब इंश्योरेंस की टीम ने आपकी कार का इंस्पेक्ट किया या इंस्पेक्शन किया, तो डेफिनेटली उनके पास एक से एक एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जो ये इजीली पता लगा लेते हैं कि आग थोड़ी सी लगी थी या आग को बढ़ाया गया था लगाकर। तो अगर उनको पता चल जाता है कि आपने खुद ही अपनी कार में लगी हुई आग को बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, तो आपको क्लेम नहीं होगा। और इसी इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन में लोग क्लेम लेने के लिए अपने ही लॉस को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो आपकी कार में एक स्क्रैच आया, अब आपको उसका क्लेम लेना है, आपने एक स्क्रैच ना करके 2 स्क्रैच और मार दिए कि चलो क्लेम तो मिल ही जाएगा, मैं ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके पास टीम होती है, अगर ऐसे होने लग जाए तो कंपनी का तो दिवाला ही निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये 7 के 7 प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये लिटिल बिट मेरे बारे में मेंशन है, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट में ईजी से ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँगी। ओके, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप enjoying, keep studying, and bye bye. Thank you guys, have a nice day.